हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं भू संचलन की। हमारा टॉपिक चल रहा था भू संचलन। अर्थ मूवमेंट। भू संचलन के अंदर हमने दो सिद्धांतों को इसके अंदर बलों को काम करते देखा। एक तो कौन सा है, अंतर्जात बल, अंतर्जात बल, और एक हमने देखा बहिर्जात बल। हमने अंतर्जात बल को पढ़ा है, इसको नहीं पढ़ा है। एक बार हमने एंडोजेनेटिक फोर्स को पढ़ा है। इस अंतर्जात बलों को हमने दो बल काम करते देखा है। एक तो यहाँ पे आकस्मिक बल होता है, आकस्मिक बल यानी तीव्र गति से होने वाले बल, और एक बल हमने देखा था यहाँ पर मंद गति से होने वाले बल, मंद गति से होने वाले बल मंद गति से होने वाले को हमने कहा पटल विरूपणी बल। ये बात हमने की थी, समझ गए बात। यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम अभी। इसके अंदर तो तीव्र गति से होने वाले जिसमें हम आभास कर सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, जो एवालांस की क्रिया है। हमने एवालांस की आकस्मिक घटना के अंदर बात नहीं की थी। एवालांस जो घटना होती है वो भूकंप ज्वालामुखी की तरह ही होती है, जैसे वो हिम का नीचे की ओर खिसकना। जैसे अंतर्जात जो बल होता है वो आंतरिक भाग में, जैसे हम बात करें, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। ध्यान देना इस बात को। पर्वतीय क्षेत्रों की चारों तरफ यहाँ पे हिमांक बिंदु का टेम्परेचर, जिसके कारण इस पर्वत के चारों तरफ बर्फ़ का जमा रहना, यानी ऊपरी भाग में बर्फ़ का आवरण रहता है। यहाँ पर इसके बर्फ़ का आवरण रहता है, समझ गए। यहाँ पर ये बर्फ़ है वो इसके ऊपर इतनी अधिक ऊंचाई तक है, यहाँ पे इस भाग में ये इतनी ऊंचाई तक यहाँ पे जमी हुई है। अब इसके अंदर अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी हलचल हो जाए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो अंतर्जात बल है, जो आकस्मिक घटना है, वो अगर थोड़ी बहुत भी हो जाए, तो अगर यहाँ पर इसमें कोई हलचल होती है तो ये पर्वतीय क्षेत्र हिलता है। पर्वतीय क्षेत्र हिलेगा तो ये बर्फ़ है वो अचानक से टूट करके और नीचे आ जाएगी, जिसको हम देख सकते हैं, उसका आभास हमें हो सकता है। तो वो क्रिया जो होती है, जैसे बर्फ़ वाले क्षेत्रों में तो हिम संखलन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिम संखलन। क्या बोलते हैं इसको? हिम संखलन। और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जिसके ऊपर नदियों द्वारा ला करके कोई मलबा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, नदी के द्वारा कोई ढाल है, इस ढाल पर कोई उसको रिकॉर्ड मिल गई थोड़ी बहुत भी, तो मलबा यहाँ आकर के इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठा होने के कारण उसमें अगर फिर हलचल होती है तो वो रिकॉर्ड टूट जाती है और ये पूरा मलबा एक साथ नीचे की ओर आ जाता है, जिसको हम यहाँ पे भू संकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भू संकलन। यहाँ पे इसको कहते हैं हिम संकलन, यानी बर्फ़ का अचानक नीचे की ओर आना ढाल के सहारे। और यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों का जो मलबा वो अचानक नीचे आता है पानी के साथ में, तो यहाँ पे इसको भू संकलन कहते हैं। तो ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं वो एवालांस की घटना होती हैं। एवालांस, समझ गए बात। और ये एवालांस की घटना कब घटित होती है? जब आकस्मिक जो तीव्र गति का जो बल लगता है, कार्य करता है, उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है, जिसका हम आभास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात अपने छूट गई थी, इसको आज रिपीट कर दिया है। भूकंप और ज्वालामुखी ये तीनों चीज़ें हैं वो आकस्मिक बल का उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मंद गति के होने वाले जो बल हैं, उसके अंदर हमने दो बल काम करने को बताए थे। एक तो महादेशजनक बल जो होते हैं, यहाँ पे एपीरियोजेनेटिक फोर्सेस दो हैं यहाँ पे। एक तो कौन सा है? जेनेटिक फोर्सेस, और एक होता है यहाँ पे ओरोगनेटिक फोर्सेज।
यानी ये तो हो गया महादेश जनक बल और ये हो गया पर्वत निर्माणकारी बल। जिसमें से महादेश जनक बल है इसको तो हमने पढ़ लिया था, महादेश जनक बल को, जिसमें दो बल काम करते हैं, एक तो अपवर्ड एक डाउनवर्ड, जिसमें ऊपरी मुखी और एक होता है अधोमुखी। कौन सा होता है? अधोमुखी। जिसमें इसकी बात करें तो ये दो प्रकार का होता है जिसमें हमने चर्चा की थी। एक तो होता है उत्थान, उफ्लीमेंट, एक तो क्या होता है? उत्थान होता है, एक होता है उमंजन होता है, या इसको निर्गमन भी बोलते हैं, निर्गमन या इमरजेंस। ठीक है, ये दो घटनाएं होती हैं। अधोमुखी यानी डाउनवर्ड जो फोर्स होता है या मूवमेंट होता है, अधोमुखी संचलन, जिसके अंदर भी हमने यहाँ पे पढ़ा, जिसमें दो कार्य करते हैं, दो बल कार्य करते हैं। एक तो कौन सा है यहाँ पे? एक तो अवतलन की क्रिया होती है, अवतलन धंसाव, और एक होती है यहाँ पे निमज्जन, सबमर्जेंस। कौन सा होता है? निमज्जन। समझ गए बात? एक निमज्जन यानी सबमर्जेंस होता है, एक अवतलन की क्रिया होती है जो धंसाव वाली क्रिया होती है। तो हमने महादेश जनक बल में इन दोनों की बातें हमने कर ली थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने अंतर्जात बलों से, आकस्मिक बलों से, जो लंबवत और क्षैतिज रूप में होते हैं अंतर्जात बल, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम केवल लंबवत की ही बात कर रहे हैं, क्षैतिज ये बात नहीं की है अभी तक, क्योंकि ये जो बल होता है ये महादेश जनक बल लंबवत बल होते हैं। कैसे बल होते हैं? लंबवत रूप में, यानी वर्टिकल फोर्स होते हैं। जबकि ये जो बल होते हैं पर्वत निर्माणकारी, ये क्षैतिजीय हैं। अब हम जो बात करेंगे वो क्षैतिजीय बलों की करेंगे। समझ गए बात? यहाँ तो हमने ऊपरी मुखी अधोमुखी, जिसके अंदर दो स्लाघटियाँ बनती हैं, एक तो उत्थान वाली बनती है, एक उमंजन या निर्गमन की बनती है जो इमरजेंस बोलते हैं जिसको, एक अवतलन जो अधोमुखी में होती है, निमज्जन की क्रिया होती है वो अधोमुखी की क्रिया होती है। इसकी हमने बात कर ली। अब जो हम बात करने जाएंगे वो इसकी करेंगे। इसमें दो शक्तियाँ काम करेंगी, एक तो करेगी यहाँ पर अपसरण की क्रिया, अपसरण, और एक अभिसरण की क्रिया काम करेगी, अभिसरण। ठीक है, जिसको यहाँ पे बेंडिंग यानी बंकन बोलते हैं, जिसको मुड़ना बोलते हैं, भूपटल का, जो हमने शुरू में किया था। यहाँ पे अपसरण की क्रिया से कई प्रकार की होती है, जिसमें भ्रंश भी होंगे, जिसमें चटकन भी होगी, चटकन, जिसमें दरार होगी। अभिसरण में हम कई चीज़ों पढ़ेंगे जिसमें भ्रंश होंगे। ठीक है, भ्रंश के अंदर जो वलन और संवलन की क्रिया होगी वो होगी। इसमें कौन सी होगी? वलन और संवलन। इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आपको आपके सामने पूरा का पूरा डायग्राम छप गया है। हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? क्या तो हमने पढ़ लिया है, कहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है इसको, और अब जो पढ़ने जाएंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? तो यहाँ तक हमने पढ़ा ऑर्गेनेटिक यानी कि पर्वत निर्माणकारी जो बल होता है, पर्वत निर्माणकारी, वो क्षैतिज रूप में होगा, जिसके अंदर हम अपसरण पढ़ेंगे और अभिसरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर अपसरण में भ्रंश, चटकन, दरार ये पढ़ेंगे हम, और जो अभिसरण होगा उसके अंदर वलन और संवलन को पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो ऑर्गेनेटिक वाला होगा, यानी ये पर्वत निर्माण कार्य वाला होगा, जिसके अंदर हम अपसरण किनारा ये जो होता है उसको पढ़ेंगे। अभी हम हेडिंग लगा रहे हैं पर्वत निर्माणकारी बल। क्या है? पर्वत निर्माणकारी बल, निर्माणकारी बल, ऑर्गेनेटिक फोर्स। क्या है? ऑर्गेनेटिक फोर्स है। ये जो बल है वो अंतर्जात बलों के कारण, हम वापस पढ़ रहे हैं इसको, अंतर्जात बल के हम चर्चा करेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल काम करता है, जो अंतर्जात बल काम करता है, वो क्षैतिज रूप में काम करता है। क्षैतिज का मतलब धरातल के समानांतर काम करता है। अगर उस समानांतर बल को काम करेंगे तो उसको हम यहाँ पे ऑर्गेनेटिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पर ये दो रूपों में हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपसरण, यहाँ पे बल अपसरण मूलक, यानी इसके दो बल काम करेंगे। एक तो कौन सा करेगा? अपसरण मूलक बल काम करेगा, अपसरण मूलक बल। ठीक है, इसको हम यहाँ पर डाइवर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जन, या तनाव बल, या तनाव,
कौन सा बल है? तनाव बल, इसके ये नाम है। ठीक है, यहाँ पे अपसरण मूलक जो बल होता है हम धरातल के आंतरिक भाग में देखते हैं। यहाँ पे हमारी हेडिंग होगी अपसरण मूलक बल या डाइवर्जन या तनाव बल। इसके अंदर हम बात करें, जैसे मानो ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रेडियल प्रसार होता है, जो रेडियल प्रसार होता है वो आंतरिक जो पदार्थ होते हैं उनको समन्वय रूप में ऊपर की तरफ करता है या क्षैतिज रूप में ऊपर की ओर लाता है। तो ऊपर जो क्षैतिज जो दबाव लगता है वो दबाव यहाँ पे हम अपसरण बल के रूप में हम इसको देखते हैं, या कई दशाएं अपसरण दशा ये उत्पन्न करता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे ये रेडियल प्रसार के रूप में जो आंतरिक पदार्थ है, इस आंतरिक पदार्थ को समन्वय रूप में ये ऊपर की तरफ लाता है। समझ गए बात? यहाँ पर ये इसको ऊपर की तरफ लाता है। जब ये इस धरातल के ऊपरी भाग तक, यानी ये सियाल का जो क्षेत्र है, ये सियाल वाला परत है, यहाँ ये मेंटल का है जो आंतरिक पदार्थ है जो लिक्विड अवस्था में है, जहाँ पर जो रेडियल प्रसार या समन्वय रूप में इसको इस पदार्थ को नीचे से ऊपर की ओर लाता है। ठीक है, यहाँ पर लाकर के यहाँ पर जो परत है, ये जो परत होगी ये यहाँ पे क्रस्ट वाली होगी या सियाल वाली होगी। जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी है तब इन परतों को हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, ये मैग्मा अब रेडियल प्रसार के माध्यम से ये समन्वय रूप में ऊपर की तरफ आता है और आकर के इस चट्टान का यहाँ पे इसको क्या मिलता है? यहाँ पे बंद मिलता है जगह, यानी इसको निकलने की जगह नहीं मिलती। जैसे ये क्रस्ट वाला भाग है, यहाँ से ये मैग्मा आकर के यहाँ टकराता है। समझ गए? टकराने से ये जो भाग है ये मैग्मा सामने तो जा नहीं पाता है और इसको नीचे से प्रेशर लगता है। यहाँ से तो इसको क्या मिल रहा है? प्रेशर मिल रहा है, दबाव मिल रहा है। तो अब ये क्या करेगा? इधर जाएगा। समझ गए बात? इसके सहारे दोनों तरफ की ओर इधर चला जाएगा, इधर जाएगा। अब ऐसा ही एक स्तंभ यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ ये स्तंभ जो बन रहा है रेडियल प्रसार वाला, वैसा ही स्तंभ यहाँ पर भी बन रहा है, यानी एक स्तंभ यहाँ पर भी है। ये भी टकराया और दोनों तरफ यहाँ पर भी चला गया और इधर भी चला गया। समझ रहे हो बात? ये हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात कर रहे हैं। आप सोचोगे ये डायग्राम क्या बन रहा है, तो हम इस पृथ्वी की आंतरिक, यानी कि हम तो यहाँ पर हैं, हम तो यहाँ पर हैं। ठीक है, ये वाला भाग है, ये धरातलीय क्षेत्र है जिसके ऊपर ये जीवन है, ये वायुमंडल है, ये धरातल है। ये तो यहाँ पर है जहाँ पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है इस क्षेत्र में। समझ गए? इसके नीचे जो पर्वत पठार मैदान है, इसके निचले भाग में हम बात कर रहे हैं, धरातल के अंदर की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो रेडियल प्रसार लग रहा है, तो इसके कारण जो बल काम करेगा, ये बल इधर जा रहा है, जो बल लग रहा था वो बल इधर जा रहा है, ये बल इधर जा रहा है, इधर से भी बल आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है ना। तो दोनों बल यहाँ पे काम करेंगे तो दोनों आपस में टकरा करके ऊपर जा नहीं पाते और नीचे की ओर चले जाते हैं वापस। समझ गए? तो दो जो अपसरण किनारे की निर्माण होता है, अपसरण का मतलब तनाव बल, एक दूसरे के विपरीत जाना। तो विपरीत एक तो यहाँ पे जाते हैं, ये अपसरण किनारा बन रहा है। ठीक है, अपसरण बल है यहाँ पर, और एक यहाँ पर है अपसरण बल। अपसरण बल, दो बल काम कर रहे हैं ना, एक तो कहाँ कर रहा है, एक तो यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, बीच में जो बल काम करेगा वो अभिसरण का करता है। कौन सा बल है? आपस में टकराना, यानी कन्वर्जन, एक दूसरे की तरफ आना, कन्वर्जन कहते हैं जिसको दबाव बल, एक दूसरे का दबाव लगता है। ठीक है, ये तो क्या है? तनाव बल है, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और यहाँ पर जो बल काम करता है वो एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो बल करेगा वो अभिसरण बल होगा। कौन सा बल है? अभिसरण बल। समझ गए इतनी बात? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो यहाँ से अगर धरातल के समानांतर है, ये जो बल काम करते हैं, ये जो आपको बल दिख रहे हैं यहाँ पे, ये धरातलीय क्षेत्र है, इसके समानांतर, जैसे ये धरातलीय इसके समानांतर है। अगर ऐसा बल लगता तो वहाँ पर जो बल है वो लंबवत होता, जो हमने लंबवत की बात कर ली, जो अधोमुखी ऊपरीमुखी। अगर हम इसकी बात करें, ये बल अगर ऐसा लगता है इस धरातल को ऊपर कर देता तो यहाँ पे उत्थान की क्रिया होती। ठीक है, अगर ये पानी में अगर इसको ऊपर करता, पानी से ऊपर निकाल देता किनारे वाले भागों से, तो यहाँ पर जो निर्गमन की क्रिया हो जाती। ठीक है, अगर यहाँ पे धंसाव हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? धंसाव हो रहा है, ऊपर की सतह धंस जाएगी तो अवतलन हो जाएगी, और जो पानी वाली धंसेगी उसको हमने निमंजन कहा है। ये क्रिया हुई लंबवत रूप में, तो और ये क्षैतिजीय रूप में है। ध्यान देना, ये किस में है? क्षैतिजीय रूप में ये बल काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो बल है, ये क्रस्ट वाला जो भाग है, इसमें या तो भ्रंश रेखा पड़ेगी,
या तो क्या पड़ेगी, भ्रंश पड़ेगी, या यहाँ पे चटकन यानी क्रैकिंग होगी। चटकन का मतलब क्रैक्स, जो क्रैक होते हैं वो आएंगे, यानी किसी चीज़ में अगर हम दबाव देते हैं तो उसमें क्रैक्स यानी चटकन पड़ जाती है। आप देखना कभी किसी चीज़ को आप अगर ऐसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो आप उसके अंदर क्या करोगे, पहले एक दरार आएगी, आप धीरे धीरे तोड़ना उसको, उसमें क्रैक्स आएंगे और क्रैक के बाद में वो टूटेगी। तो वो क्रैक्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, भ्रंश पढ़ सकते हैं। भ्रंश क्या होते हैं वो हम पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। भ्रंश, क्रैक्स और दरार, एक ऐसे बीच में रेखा खींच जाए, जैसे कोई आपके पास ये साधन है और इसके ये कोई वस्तु है, ये टूट जाए तो इसमें एक दरार पड़ जाती है ऐसे टूटने से, ठीक है। तो या तो ये दरार आ जाती हैं, या भ्रंश बन जाते हैं, या इसमें क्रैक्स या चटकन आ जाती है। तो ये क्रिया कब बनती है, अपसरण किनारे पे बनती है। कब बनती है, अपसरण किनारे पे। अभिसरण पे क्या होता है, जब दबाव लगता है एक दूसरे के तो बीच वाली सतह का या तो वलन रूप में होता है या समवलन रूप में होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि अपसरण रूप में 3 क्रिया होती हैं। एक तो क्या होती है, चटकन, क्रैक्स, एक होती है भ्रंश और एक होती है दरार। एक क्या होती है, दरार होती है। तो इन तीनों क्रियाओं को हम यहाँ पर इस अपसरण मूलक बल के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई, किसके कारण हुआ, जब ये रेडियल प्रसार हुआ तो क्रस्ट वाले भाग के पास में क्षैतिजीय रूप में अपसरण किनारा बना, तो 2 अपसरण किनारों के बीच में एक अभिसरण भी बनता है। इस डायग्राम को आप हमेशा ध्यान में रखोगे, क्योंकि ये अभिसरण के समय भी हमने वो काम आएगा, ये अब भी काम आता है। जब हम प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत पढ़ा तब इसको पढ़ा था, वहाँ पर भी ये काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपसरण जो बल है वो बल तीनों क्रियाओं को घटित करता है, जिसमें से हम भ्रंश को पढ़ेंगे, फॉल्ट, यानी भ्रंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉल्ट, फॉल्टिंग प्रोसेस, भ्रंशन क्रिया, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक होगा इसमें अब जो अपसरण मूलक बल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो अपना कौन सा होगा, भ्रंश होगा। चटकन का तो मतलब हो गया आपका क्रैक्स, ठीक है, दरार आना, ठीक है। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, भ्रंश पढ़ेंगे अभी, भ्रंश यानी फॉल्ट पढ़ेंगे। ध्यान रखना इसको, भ्रंश जो होता है वो धरातल के क्षैतिजीय रूप में जब अगर अपसरण किनारा बनता हो तो इसके साथ में तीव्र बल के कारण वहाँ पे चट्टान जो होती है वो एक तल के सहारे क्या होता है, स्थानांतरित हो जाती है। एक तल के सहारे क्या हो जाएगी, स्थानांतरित। जैसे मान लो हम पढ़ेंगे इसमें जो भ्रंश रेखाएं हैं वो भूगर्भिक जो गतियाँ होती हैं, जो भूगर्भिक जो गतियाँ होती हैं ना, रेडियल प्रसार वाली, जो आयतनीय प्रसार की, जो नीचे से ऊपर की ओर जो मैग्मा आता है, वो आंतरिक भाग की जो गतियाँ हैं उसके कारण हम कई यहाँ पे भ्रंश देख सकते हैं। उसके द्वारा बहुत सारी स्थलाकृतियाँ भी बन जाती हैं। भ्रंश रेखाओं के कारण यहाँ पे बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर ये भाग है, ये भाग है, अगर इसमें 2 यहाँ पे भ्रंश रेखाएं हैं, ये रेखा एक ये रेखा है, समझ गए बात, 2 भ्रंश रेखाएं हैं। अब क्या होगा, इन 2 भ्रंश रेखाओं का जो बीच का भाग है, अगर भ्रंश में यहाँ पर दोनों तरफ, यहाँ पर अगर आंतरिक भाग में इधर भी अपसरण बल लग रहा है और यहाँ पर भी अपसरण बल काम कर रहा है, दोनों तरफ से इसको, यहाँ पर भी इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों तरफ से अगर इसमें भ्रंश रेखा के सहारे दोनों अपसरण किनारा बन रहा है, तो अपसरण के कारण ये भाग थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा और ये इधर खिसक जाएगा, तो बीच का भाग नीचे चला जाएगा। बीच का भाग क्या चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, यानी इसकी जो स्थलाकृति है वो ऐसी बन जाएगी, आपको ऐसी नज़र आएगी। यहाँ पर ये इधर जा रहा है और ये इधर, यानी अपसरण किनारा बन रहा है, बीच का भाग है वो नीचे की ओर चला गया, यानी नीचे चला गया, तो इसको तो बोलेंगे भ्रंश घाटी। क्या बोलेंगे इसको, भ्रंश घाटी या ग्राबेन, या क्या बोलेंगे, ग्राबेन बोलेंगे, समझ गए। यहाँ पर ये जो बनेगा इसको ब्लॉक पर्वत बोलते हैं या भ्रंशोत पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रंशोत पर्वत, या बोलेंगे इसको ब्लॉक पर्वत। अब इसको सिंपल वे में आपको बताता हूँ। जैसे मानो ये एक धरातल था इतना, यानी ये मानो कि ये एक धरातल है, जैसे यहाँ पे ये धरातल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्तंभ आ रहा था, यहाँ पे अपसरण किनारा आ रहा था, वो एक तरफ इधर चला गया और एक तरफ इधर चला गया, समझ गए, यानी दोनों तरफ अपसरण किनारा ये बन रहा है। तो यहाँ पर 2 क्रैक्स आई, यहाँ इसके बीच में एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई,
ठीक है। अब ये क्रैक्स आएगी तो यहाँ पर जो बल काम कर रहा है वो तो ऐसे कर रहा है, तो ऊपरी क्रस्ट भाग को ये इधर की ओर ले जाएगा और इधर वाला इधर की ओर ले जाएगा। बीच का जो भाग है वो या तो धंस जाएगा थोड़ा सा, या तो नीचे की ओर धंस जाएगा, इतना भाग वो नीचे धंस जाएगा और ये ऐसे के ऐसे खड़े रहेंगे। ये यहाँ पर ये दोनों किनारे हैं या क्रस्ट के भाग हैं वो ऐसे के ऐसे खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे आप मानो कि ये तो हो गया ब्लॉक पर्वत, ये तो ऊपर हो गया क्योंकि धरातल है, ये भ्रंश घाटी है, ये नीचे हो जाएगी। तो ये स्थल है यानी ये भाग है, ये तो भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहलाएंगे। और जो नीचे धंस गया जिसको हम कहते हैं भ्रंश घाटी या ग्राबेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राबेन। तो आप यहाँ इसको ध्यान में रखोगे कि दो ब्लॉक पर्वत हैं, दो ब्लॉक पर्वतों के बीच में अपसरण किनारे के कारण यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। समझ गए बात? तो ये भ्रंश घाटी हो गई और यहाँ पे ये जो किनारे हैं ऐसे पर्वतों को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है। ऐसे उदाहरण हम देखें तो यहाँ पे जैसे एक तो सामान्य भ्रंश होता है, इसमें देख लेंगे हम भारत के अंदर ये जैसे ये तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, एक तरफ सतपुड़ा है, उनके बीच में जो भ्रंश घाटी है उसके अंदर एक नदी बहती है, नर्मदा नदी। आपने नाम सुना होगा। जो नर्मदा नदी बहती है वो ऐसी ही भ्रंश घाटी में बहती है। यानी ऊपर वाला जो विंध्याचल पर्वत है भारत के, यहाँ हम भारत की बात करें, ये भारत के मैप में अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें तो ये मध्य प्रदेश के पास में, यहाँ मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी है? विंध्याचल। और यहाँ पर एक है सतपुड़ा। ठीक है। इनके मध्य में एक नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत है, विंध्याचल भी और सतपुड़ा ये भी ब्लॉक पर्वत है। दोनों के बीच में जो नर्मदा नदी बहती है वो इसी भ्रंश घाटी, ऐसी ही बनी हुई घाटी है जिसके अंदर बहती है। समझ गए? तो यहाँ पर ये भ्रंश घाटी या ग्राबेन का निर्माण करती है। अब देखो भ्रंश चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है यहाँ पे सामान्य भ्रंश। कैसा होता है? सामान्य भ्रंश। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक डायग्राम देखते हैं हम, इसका एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम देखें, जैसे मानो ये भाग है। ठीक है। ये भाग है, इसमें क्या हुआ? एक क्रैक्स आई, यहाँ पे एक क्रैक्स आई। ठीक है। ये पूरा ही क्षेत्र था, ये मान लो ये पूरा क्षेत्र था ऐसे। ठीक है। इस क्षेत्र में यहाँ पर अगर बात करें हम, यहाँ पर अगर हम इसकी एक चर्चा करें तो ये क्षेत्र है, मानो ये भाग है, ये भाग है, ये एक प्लेट है। इस प्लेट में एक क्रैक्स आई, दरार आई। अब क्या हुआ कि अगर इसमें जो ये भाग है अपसरण के कारण ये जो भाग है ये इसके नीचे चला गया, ऐसा का ऐसा इसके नीचे चला गया। जैसे मानो ये पहला डायग्राम था जिसके अंदर एक क्रैक्स आई, दरार आई, चटकन आई। ठीक है। या भ्रंश रेखा बनी। इसके सारे अब अपसरण का अगर सामान्य भ्रंश की बात करते हैं हम, ये सामान्य भ्रंश है। जब इसमें दबाव लगा तो ये भाग तो ऐसा का ऐसा रह गया, ये जो भाग है वो तो ऐसा का ऐसा रह गया, यहाँ पर ये ऐसा का ऐसा रह गया। जबकि आगे वाला जो भाग है, जो आगे वाला भाग है वो भाग नीचे की ओर चला गया, यानी धंस गया। ऐसी कंडीशन जैसे यहाँ से माने तो इस भाग में ये भाग जो है ये भाग यहाँ पर हो गया। जैसे मानो ये क्रैक्स आई इसमें ऐसी की ऐसी और ये भाग इतना नीचे चला गया इसका। समझ गए बात? यहाँ पर क्रैक्स आई, दबाव लगा, दबाव लगने से ये भाग नीचे की ओर आपात कर गया या डाउन हो गया। तो डाउन होने से ये जो भाग होता है वो नीचे चला जाता है। तो इसको भ्रंश रेखा यानी सामान्य भ्रंश कहते हैं। समझ गए बात? यानी ये एक क्षेत्र में एक क्षेत्र जुड़ा हुआ था, बीच में इसके ये जो है भ्रंश रेखा बनी। अब इसमें अपसरण किनारा बना तो ये भाग नीचे हो गया, ये भाग नीचे हो गया। इसका मतलब ये सामान्य भ्रंश है, ये सामान्य भ्रंश है। अगर ऐसे ही क्रिया अगर एक भ्रंश और होता है जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रम भ्रंश। क्या कहते हैं इसको? एग्जाम में बहुत बार आता है, नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। दूसरा आता है एक तो व्युत्क्रम भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश होता है। समझ गए? व्युत्क्रम या उत्क्रम भी बोलते हैं इसको, उत्क्रम।
ये भ्रंश जो होता है विशेष यदि अत्यधिक शक्तिशाली जो तनाव बल कार्य करता है, अपसरण जो बल होता है ये तनाव बल अत्यधिक शक्तिशाली होता है, तो चट्टान टूटने के बाद में प्रत्यास्थ पुनश्चलन करता है, ये रबड़ की तरह खींचता है। प्रत्यास्थ पुनः मतलब रबड़ की तरह इसको बजाता है, ये बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो जैसे मानो दो क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्रैक्स आई, यहाँ पे इसको रबड़ की तरह यहाँ पे तनाव बल हुआ, इसमें दोनों में खिंचाव हुआ, खींचने से यहाँ पर ये दो टुकड़ों में टूट गया। ये किस में टूट गया? दो टुकड़ों में टूट गया। पहले इसमें क्या हुआ? दबाव हुआ, दबाव होने से इसमें क्या हुआ? चटकन आई, दरार आई, यानी व्युत्क्रम की बात कर रहे हैं हम, व्युत्क्रम के बारे में बात कर रहे हैं। जब इसमें दरार आई, चटकन आई, तो दोनों में अत्यधिक शक्तिशाली तनाव बल काम किया, तो जिसके कारण यहाँ ये दोनों टुकड़े अलग हो गए, खिंच गए। खिंचने के बाद में दोनों वापस अपने स्थान पर आए। जब किसी चीज़ को आप खींच के कितना बधा पाते हो, है ना, तो वो एक समय ऐसा आता है कि वहाँ से टूट जाता है, टूटने के बाद में वो अपने स्थान पे वापस आता है। समझ रहे हो बात? ध्यान देना इस चीज़ को। यहाँ पे हम कह रहे हैं जब इस पे आप तनाव बल लगा रहे हो, जब आप इसमें इस धरातलीय क्षेत्र में तनाव बल काम कर रहे हो, तो ये इतना आप इसको खींच लेते हो कि ये बीच से टूट तो जाता है, फिर ये वापस अपने स्थान पे आने की कोशिश करता है। जब ये अपने स्थान पे आता है तो जो भारी टुकड़ा होगा वो तो नीचे चला जाएगा, और जो हल्का टुकड़ा है वो इसके ऊपर स्थापित हो जाएगा, यानी ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। या इसको व्युत्क्रम या उत्क्रम भ्रंश बोलते हैं। ठीक है, ये पुनः जो संचलन की क्रिया होती है, यानी पुनः अपने स्थान पे आता है, तो ये प्लेट का जो भारी टुकड़ा होता है वो धरातल के अंदर क्षेपित हो जाता है। क्षेपित का मतलब नीचे घुसना। यहाँ पर हमने पहले ही बात की थी, जब दो टुकड़े होते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो ये नीचे की ओर इसके सबडेक्शन या क्षेपित हो जाता है, जिसको अवनयन भी बोलते हैं। तो इस क्षेपित होने की भारी टुकड़ा नीचे जाता है, जबकि हल्के टुकड़ा है वो इसके ऊपर स्थापित हो जाता है। ध्यान देना इसको। तो ये जो हल्का है, मानो ये हल्का था, ये भारी टुकड़ा था, दोनों दो टुकड़े थे। ऐसा तो है नहीं नाप तोल के इसको तोड़ा हो, कहीं से भी टूट जाए। ये भारी टुकड़ा है, ये हल्का है। तो हल्का टुकड़ा क्या होगा, जब खींचने के बाद में वापस अपने स्थान पे आता है, तो ये अपने स्थान पे आएगा, तो इस भारी टुकड़े के ऊपर ये स्थापित हो जाएगा, यानी वापस आएगा तो ये तो नीचे चला जाएगा और ये इसके ऊपर स्थापित हो। जैसे मानो ये हाथ है, समझ गए, ये हाथ जब इसको खींचा आपने तो ये टूट तो गया, अब ये भारी है, ये हल्का है, तो अब इसके ऊपर ये ऐसे वापस आएगा तो इसके ऊपर हो जाएगा। तो ये जो क्रिया होगी वो यहाँ पर व्युत्क्रम की होगी या उत्क्रम भ्रंश की होगी। समझ गए बात? तो ये एक कंडीशन बनती है भ्रंश रेखा की। तो इस क्रिया को यहाँ पे क्या बोलते हैं? अध्यारोपित क्रिया। क्या बोलते हैं? अध्यारोपित, एक दूसरे के ऊपर स्थापित हो जाना, यानी कि सुपर इम्पोज्ड। अध्यारोपित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सुपर इम्पोज्ड बोलते हैं। तो ये जो क्रिया होगी वो अध्यारोपित की क्रिया होगी, जो एक दूसरे के ऊपर स्थापित हो जाती है, जिसको व्युत्क्रम या उत्क्रम भ्रंश बोलते हैं। ठीक है, एक होता है नतिलंब। एक भ्रंश कौन सा होता है? नतिलंब होता है। ये भ्रंश कौन सा होगा? नतिलंब। जैसे मानो यहाँ पे कोई क्षेत्र है, इसके अंदर यहाँ पे इस भाग में ये भाग है, दरारी भाग है, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों टूट तो जाते हैं, बीच में अपसरण के कारण दो टुकड़े तो हो गए, भ्रंश रेखा तो बन गई, ठीक है, भ्रंश बन गई, लेकिन इन दोनों के अंदर आपस में ही आगे पीछे की ओर रगड़ खाती है। आपस में ही क्या करती है? रगड़ खाती है। यानी ये क्रिया ना तो इधर जाती है ना इधर जाती है, ये केवल आपस में ही रगड़ खाती रहती है अपसरण के कारण। यहाँ दबाव लगता है नीचे अपसरण का, तो ये प्लेटें एक दूसरे के कारण रगड़ खाती है, तो ये तिरछापन करके कटती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नतिलंब भ्रंश बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? नतिलंब भ्रंश। ऐसे जो भ्रंश हैं वो उत्तरी अमेरिका में सैन एंड्रियास जो भ्रंश होता है उसको माना जाता है। यहाँ पर इस भ्रंश का उदाहरण माने तो जो सैन एंड्रियास भ्रंश है, एंड्रियास भ्रंश कहाँ पर है? ये उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, जो कि 3 प्लेटों के कारण बना हुआ है, जो कि फेरोलिन प्लेट का भाग है। कौन कौन से हैं? एक्सप्लोरर प्लेट है, जुआन डे फुका प्लेट है और गार्डो प्लेट है। उसमें यहाँ पे जो भ्रंश रेखा बनी हुई है वो नतिलंब भ्रंश रेखा ही है। ठीक है, एक भ्रंश और होता है जिसको सोपानी भ्रंश बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सोपानी भ्रंश। और ये भ्रंश जो होते हैं सोपानी भ्रंश सामान्य रूप में जो पहाड़ियों के जो ढाल होते हैं, पहाड़ी भाग हैं उनके ऊपर जो ढाल होते हैं वहाँ पर बनते हैं। तो ढाल वाले क्षेत्रों में सोपानी भ्रंश बनते हैं, सीढ़ीनुमा। ठीक है, तो इस प्रकार के ये भ्रंश होते हैं। याद रखोगे भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य भ्रंश होते हैं जो इस प्रकार के होंगे, ठीक है, व्युत्क्रम भ्रंश होंगे वो इस प्रकार के होंगे, नतिलम भ्रंश होंगे वो इस प्रकार के होंगे, और सोपानी भ्रंश होंगे वो पहाड़ियों के ढालनुमा भाग में बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो अभिसरण किनारे वाला पढ़ेंगे जिसमें वलन और सवलन की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।